नमस्कार। भारत के संविधान में दो बहुत ही जरूरी पद हैं, एक राष्ट्रपति का और दूसरा राज्यपाल का। अब देखिए, ऊपर ऊपर से तो लगता है कि ये दोनों पद एक जैसे ही हैं, एक केंद्र में है तो दूसरा राज्य में। लेकिन क्या वो सच में एक जैसे हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और एग्जाम के लिहाज से राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों की एक-एक करके तुलना करें। तो सवाल सीधा सा है, क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद बिल्कुल एक जैसे हैं? और यही सवाल आज हमारे पूरे विश्लेषण का आधार है। तो चलिए इस पहेली को परत ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, यानी उनकी संवैधानिक स्थिति और उनकी नियुक्ति कैसे होती है। यहीं से हमें उनकी भूमिका की नींव और पहले कुछ बड़े अंतर दिखने शुरू हो जाएंगे। अब जरा इस स्लाइड पे नजर डालिए। संविधान के हिसाब से दोनों की पोजीशन एक जैसी ही दिखती है ना? आर्टिकल 52 के मुताबिक राष्ट्रपति संघ का प्रमुख है और आर्टिकल 153 के हिसाब से राज्यपाल राज्य का। दोनों के पास अपने अपने लेवल पर कार्यकारिणी शक्ति है, लेकिन जो असली पावर है वो तो भाई मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो यहां तक तो दोनों ही बस नाम के प्रमुख लगते हैं। लेकिन यहीं पर आता है पहला और सबसे बड़ा फर्क। राष्ट्रपति, जैसा कि आर्टिकल 54 में बताया गया है, चुने जाते हैं, उनका निर्वाचन होता है जिसमें सांसद और विधायक वोट डालते हैं। दूसरी तरफ राज्यपाल की नियुक्ति होती है जैसा आर्टिकल 155 में है, और ये नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं। ये इलेक्टेड और अपॉइंटेड का फर्क बहुत बहुत बड़ा है। और इसी नियुक्ति वाले अंतर से जुड़ा है आर्टिकल 156। देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल वैसे तो 5 साल का होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। सीधा सा मतलब यह है कि उनका कार्यकाल पूरी तरह से राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, जो कि राष्ट्रपति के अपने कार्यकाल की तरह फिक्स नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी कार्यकारी और विधायी शक्तियों को। मतलब रोजमर्रा के शासन और कानून बनाने के अधिकार में ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं या एक जैसे हैं। नियुक्ति की शक्तियों को देखें तो यहां भी काफी समानता दिखती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की। राष्ट्रपति सीएजी और यूपीएससी के सदस्यों को नियुक्त करते हैं तो राज्यपाल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों को। तो यहां पर अपने अपने दायरे में इनकी भूमिकाएं लगभग एक जैसी ही हैं। अच्छा, अब बात करते हैं विधेयकों यानी बिल्स पर, इनके अधिकारों की। ये स्लाइड बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, दोनों किसी बिल पर सहमति दे सकते हैं, उसे रोक सकते हैं या फिर से विचार करने के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन जरा आखिरी लाइन देखिए, यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। और यह है वो स्पेशल पावर जो सिर्फ राज्यपाल के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल को अगर लगे तो वो किसी भी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर सकते हैं। ये एक अकेली शक्ति राज्यपाल की भूमिका को सिर्फ राज्य के प्रमुख से कहीं ज्यादा अहम बना देती है। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, हाँ, ये दोनों के पास है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को और आर्टिकल 213 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि जब संसद या विधानसभा का सत्र न चल रहा हो तो वो कानून बना सके। तो इस मामले में इनकी शक्तियां फिर से एक जैसी हैं। अब हम अपने विश्लेषण में और आगे बढ़ते हैं और उनकी न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर फोकस करते हैं। मतलब पैसे और न्याय से जुड़े मामलों में किसके पास क्या अधिकार हैं। वित्तीय मामलों में बजट पेश करवाना और मनी बिल के लिए पहले से अनुमति देना, ये दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ये केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय रिश्तों को तय करने में एक बहुत ही अहम भूमिका है। अब न्यायिक शक्तियों में क्षमादान की शक्ति को लेकर एक बहुत ही साफ अंतर है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें मौत की सजा और सेना के कोर्ट यानी कोर्ट मार्शल की सजा को माफ करना भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल मौत की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। ये इन दोनों पदों के बीच एक बहुत ही साफ लकीर खींचता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आपातकालीन और विवेकाधीन शक्तियां। यहीं पर इन दोनों भूमिकाओं के बीच का फर्क सबसे साफ और सबसे गहरा नजर आता है। ये स्लाइड तो देखिए, सब कुछ आईने की तरह साफ कर देती है। चाहे नेशनल इमरजेंसी हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसे घोषित करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल की भूमिका आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन के मामले में सिर्फ सिफारिश करने तक ही है, लागू तो उसे राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन जैसे ही बात विवेकाधीन शक्तियों यानी डिस्क्रेशनरी पावर्स की आती है तो पासा पलट जाता है। राज्यपाल के पास कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और शक्तिशाली विवेकाधीन शक्तियां हैं। जैसे अगर किसी पार्टी को बहुमत न मिले
तो मुख्यमंत्री किसे चुनना है, राज्य सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश करना, बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करना और केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम करना। इन मामलों में राज्यपाल की भूमिका काफी एक्टिव हो जाती है। वैसे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऐतिहासिक फैसलों से इन भूमिकाओं को और साफ किया है। शमशेर सिंह मामले में कोर्ट ने कहा कि दोनों ही नाम के प्रमुख हैं। फिर एसआर मुंबई केस ने राष्ट्रपति शासन के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई और नबाम रेबिया मामले ने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की सीमाओं को और भी ज्यादा तय कर दी। तो अब हम आ पहुंचे हैं अपने विश्लेषण के आखिर में। चलिए एक फाइनल निचोड़ देखते हैं जिसे एग्जाम में आसानी से याद रखा जा सके। ये फाइनल टेबल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। स्तर संघ बनाम राज्य, चयन निर्वाचन बनाम नियुक्ति, विवेक राष्ट्रपति का सीमित है जबकि राज्यपाल का उसकी तुलना में कहीं ज्यादा, और क्षमा शक्ति राष्ट्रपति की व्यापक है तो राज्यपाल की सीमित। बस यही है इन दोनों पदों के बीच के मुख्य अंतरों का सार। और अंत में ये गोल्डन एग्जाम लाइन हमेशा याद रखिएगा, राष्ट्रपति संघ का संवैधानिक प्रधान है जबकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है। ये एक लाइन ही उनकी दोहरी भूमिका और पूरे फर्क को साफ कर देती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। राज्यपाल की ये जो दोहरी भूमिका है, एक तरफ राज्य का प्रमुख और दूसरी तरफ केंद्र का प्रतिनिधि, ये भारतीय संघवाद को संतुलित करने में मदद करती है या फिर उसे और भी ज्यादा जटिल बना देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।